दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, उर्दुली दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। सीक्रेट फाइल मैंने अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। बाहर एक सिख सूबेदार और 2 गोरखा फौजी खड़े थे। सिख सूबेदार को मालूम था मैं मेजर शरद का छोटा भाई हूँ। उसने कहा, सर आपके बाथरूम से धुआं निकल रहा है। वो तीनों फौजी बड़ी तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़े। एक गोरखा फौजी के हाथ में आग बुझाने वाला स्प्रे सिलेंडर भी था। मैं भी इनके पीछे पीछे दौड़ा। मालूम हुआ बाथरूम की बत्ती जो मेजर शरद जलती छोड़ गया था, किसी वजह से बिजली के तार शॉर्ट हो गए और इन्हें आग लग गई थी। अभी सिर्फ धुआं ही निकल रहा था। आग फ़ौरन बुझा दी गई। सिख सूबेदार बोला, सर हमारे लांस नाइक ने बाहर से धुआं निकलता देखकर रिपोर्ट की। सुबह इलेक्ट्रिशियन आकर नई तारें लगा जाएगा। जब तीनों भारतीय फौजी चले गए तो मैं कुछ देर वहीं कमरे में रहा। उसके बाद खामोशी से निकलकर कमरे को ताला लगाया और हाथ पतलून की जेबों में डालकर फौजी कैंटीन की तरफ चल गया। कमांडो औरंगजेब बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसे जाकर टॉप सीक्रेट फाइल से नकल किए हुए पॉइंट्स दिखाए तो वो बोला, ये बड़ी कारामद मालूमात हैं। ख़ास तौर पर खाड़ी की चट्टान पर मार्टर तोपों और जहाज़ों के गिर्द लगे फौलादी तारों का मालूम हो जाना हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। मैंने कहा, एक जहाज़ पर ऐसी गनें भी लगी हैं जो ख़तरे के वक्त समंदर में फटने वाली बारूदी सुरंगें फायर करती हैं। कमांडो औरंगजेब बोला, हमें ये मालूम नहीं हो सका इन जहाज़ों के इर्द गिर्द जिन फौलादी तारों का जाल फैलाया गया इनकी नौयत कैसी है। मैंने कहा, चाहे जैसे भी हो, हमें बहरहाल समंदर के अंदर जाकर इन तारों को कटरों से काटना होगा। वहाँ इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड्स भी होंगे। इस कमांडो मिशन में हमें अंधेरी रात को जाना होगा, लेकिन ऑक्सीजन मास्क के बगैर हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकेंगे। क्या इस बारे में तुमने कभी गौर किया है? मैं गौर कर चुका था। एक तरबियत याफ्ता कमांडो अपने मिशन पर रवाना होने से पहले सारी बुनियादी मालूमात हासिल कर लेता है। मुझे मालूम था कि हमें पांडिचेरी की खाड़ी जियागामी में खड़े इसराइल के इन 2 बहरी जहाज़ों को समंदर में डिबोना है, जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत को दिया गया है। भारी मिकदार में और तादाद में ख़तरनाक असलहा लेकर आने वाले जहाज़ तबाह करने हैं। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, इसका इंतज़ाम हमें तरचनापली की बंदरगाह पर जाकर खुद करना होगा। कमांडो औरंगजेब को इतने बड़े कमांडो मिशन का पहले कोई तजुर्बा नहीं था, अगरचे इसमें वो जज्बा मौजूद था और पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर और इस्लाम की खातिर हर वक्त जान कुर्बान करना चाहता था। मगर इतना बड़ा बहरी कमांडो मिशन इसके लिए बहुत नया था। मैं इससे पहले द्वारका का फौजी किला भोपाल रेलवे लाइन पर भारतीय मिलिट्री की एम्यूनेशन ट्रेन को उड़ा चुका था। कमांडो औरंगजेब कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, यहाँ से निकलने का क्या प्रोग्राम है? यह प्रोग्राम भी मैंने सोच लिया हुआ था। मुझे मालूम था कि जब पांडिचेरी की बंदरगाह पर असलहे से लदे हुए जहाज़ समंदर की तह में गर्क हो जाएंगे तो भारतीय फौजी हाईकमांड में पहुँचा जाएगा और इसकी रिपोर्ट उसी वक्त नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर शरद देवान को मिल जाएगी और मेरी इस वक्त अदम मौजूदगी इसको शक में मुब्तला कर सकती है। अगरचे इसका इम्कान बहुत ही कम था, क्योंकि मेजर शरद कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो एक आम सा सिविलियन नौजवान हूँ, इंडिया के नेवल सिक्योरिटी को तहस नहस कर सकूँगा और 2 इतने बड़े जहाज़ों को समंदर में गर्क भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस तरह सोचना चाहिए था। उसकी पेशबंदी मैंने यूँ कर ली थी कि मैं मेजर शरद को कह दिया था, मेरा भाई वारंगल की किसी फैक्ट्री में काम करता है और मैं इसे छोड़ने इसके साथ ही वारंगल जा रहा हूँ। कुछ दिन वारंगल की सैर को निकलने के बाद वापस आ जाऊँगा। चुनांचे मैंने औरंगजेब से कहा, हम कल सुबह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कमांडो औरंगजेब की शक्ल बता रही थी। वो इस अहम तरीन कमांडो मिशन के इंतजाम से मुतमईन नहीं था। उसे मुतमईन होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था। सिर्फ 12 छोटे मगर इंतहाई ताकतवर चॉकलेट साइज़ के मैग्नेट बम थे, जिन्हें हमने समंदर के अंदर से होकर बहरी जहाज़ों तक ले जाकर इनके पेंदे के फौलादी चादरों से चिपकाना था। कहने को तो बड़ा सीधा सा काम था, मगर जहाँ समंदर में आसपास भारतीय नेवी के जंगी जहाज़ खड़े हों, कोस्ट गार्ड्स की मशीन गनों से लैस बोटें चक्कर लगा रही हों, जहाज़ों के ऊपर गार्ड्स दिन रात पहरा दे रहे हों, जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें फायर करने वाली गनें लगी हों और जहाज़ों की हिफाजत के लिए चट्टानों पर मार्टर गनों और मशीन गनों की पोस्टें हों और जहाज़ों के इर्द गिर्द फौजी तारों का जाल बिछा हो, हमारे पास मामूली इस्तेमाल के ऑक्सीजन मास्क भी ना हो तो ये टारगेट नामुमकिन लगता था। लेकिन वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर दिल में जज्बा हो और टारगेट मारने का यकीन हो तो कुदरत सारे वसाइल पैदा कर देती है। जब कमांडो औरंगजेब ने वसाइल की कमी का इजहार किया तो मैंने इससे कहा, वसाइल सिफर हैं, यहाँ से हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास मैग्नेट बम और कमांडो चाकू के सिवा कुछ नहीं है।
इसके बावजूद हमें इस मिशन को हर हालत में और अपनी जान की बाजी लगाकर कामयाब बनाना है। हम कल सुबह नागपुर से जो भी ट्रेन मिली उसमें सवार होकर पांडिचेरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। आगे अल्लाह मालिक है। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह हम जल्दी उठे। मैंने कैंटीन के असिस्टेंट जगदीश को शाम को ही बता दिया था कि मैं अपने भाई के साथ वरंगल जा रहा हूँ। मेजर शरद दीवान को मैं पहले ही बता चुका था। चुनांचा हम फौजी हेडक्वार्टर से बाहर निकल कर स्टेशन की तरफ चल पड़े। अभी सुबह नहीं हुई थी। एक जगह से टैक्सी मिल गई, उसने हमें स्टेशन पर पहुंचा दिया। नागपुर बस्ती भारत का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहां से हर तरफ को कई गाड़ियां जाती रहती हैं। मालूम हुआ पांडिचेरी की गाड़ी दिन के 9 बजे रवाना होगी। उतनी देर हम प्लेटफार्म पर ही एक तरफ बैठे रहे और अपने मिशन के बारे में बातें करते रहे। 3rd क्लास कंपार्टमेंट के 2 टिकट हमने ले लिए थे। कमांडो चाकू और ख़तरनाक मैग्नेट बम मेरी पतलून की पिछली जेब में थे और 6 बम कमांडो औरंगजेब ने अपनी जैकेट में छुपा रखे थे। गाड़ी 9:30 बजे पांडिचेरी की तरफ रवाना हुई। ये बड़ा तवील सफ़र था। आप भारत का नक्शा उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा नागपुर इंडिया के बिल्कुल वस्त में है और वहाँ से नीचे पांडिचेरी बड़े तवील फासले पर इंडिया के मशरक़ी घाट पर मद्रास से भी नीचे एक बंदरगाह है। यह सफ़र 2 दिन और 2 रातों में तय हुआ। हम पहले भारत के सूबा आंध्र प्रदेश से गुजरे, फिर तमिलनाडु के सूबे में दाखिल हो गए। नागपुर से आगे जो बड़े बड़े शहर आए वो इस तरह थे कि नागपुर से चले तो बड़ा शहर हैदराबाद, चंद्रापुर, वहाँ से वरंगल शहर आया। यह आंध्र प्रदेश का मशहूर शहर है। वरंगल से निकले तो आंध्र प्रदेश का शहर गंटोर आया। यहाँ से ट्रेन नेल्लोर पहुँची। ये भी तमिलनाडु का मशहूर शहर है। नेल्लोर के आगे तमिलनाडु सूबे का सदर मकाम मद्रास आ गया। मद्रास इससे पहले भी मैं देख चुका था। हम स्टेशन पर ही रहे। मद्रास से दूसरी ट्रेन पकड़ी और कांजीपुरम शहर से रवाना होते हुए पांडिचेरी पहुँच गए। पांडिचेरी जिस वक्त ट्रेन पहुँची तो दिन के 4 बजे का टाइम था। यहाँ मौसम गर्म था, धूप निकली हुई थी। हमारी जैकेटें ठंडे कपड़े की थी, फिर भी मैंने इसके बटन खोल दिए। हवा चल रही थी जिसकी वजह से गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। कमांडो औरंगजेब भारत के दूर जनूबी इलाके में पहली बार आया था। कहने लगा, हमारे कश्मीर में तो सख्त सर्दी पड़ रही है और यहाँ के लोग गले में सिर्फ बनियानें पहनकर फिर रहे हैं। मैंने कहा, यह भारत का जनूबी इलाका है। यहाँ दिसंबर के महीने में भी दिन को मौसम गर्म रहता है, सिर्फ रात को हल्की सी खनकी हो जाती है, वो भी बराए नाम। इसलिए यहाँ के लोगों के रंग काले हैं। जनूबी भारत में आपको कोई आदमी कोई औरत गोरे रंग के नहीं मिलेंगे। सबके रंग काले होते हैं या फिर गहरे सांवले होते हैं। गोरा रंग नागपुर से ऊपर ही रह जाता है। यहाँ का मौसम गर्म मरतूब होता है, बारिशें खूब होती हैं। लोगों की खुराक चावल है। रोटी भी चावल के आटे की खाते हैं। उस रोटी को वो चल्ला कहते हैं। सुर्ख मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं। होटलों और रेस्तोरानों में चावल के साथ सुर्ख मिर्चें पानी में घोलकर साथ रखी जाती हैं। छोटे रेस्टोरेंटों में चावल प्लेटों के बजाय केले के पत्तों पर डालकर रख दिए जाते हैं। हमें भूख लग रही थी। हम एक छोटे से होटल में जाकर बैठ गए। होटल का काला लड़का हमारे लिए चावल का बर्तन लेकर आ गया। उसने पहले केले के पत्ते हमारे सामने मेज़ पर बिछाए, फिर उसके ऊपर एक तरफ चावल डाले, एक तरफ दाल सब्जी और एक छोटी सी प्याली में घुली हुई सुर्ख मिर्चें लाकर रख दी। हमने सुर्ख मिर्चों का हाथ ना लगाया और सब्जी के साथ चावल खाकर होटल से बाहर आ गए। होटल में अगरबत्तियाँ सुलग रही थी और विष्णु और गणपति देवताओं की तस्वीरों के आगे लोबान भी सुलग रहा था, जिसकी वजह से फ़िज़ा बहुत बोझल थी। जनूबी हिंद के शहरों में मुसलमानों की भी भारी तादाद आबाद थी और ये मद्रासी मुसलमान हैं जिनको मोपले भी कहा जाता है। इन शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। इन बुजुर्गान दीन के मज़ार भी हैं जो इब्तदाई अय्याम में मुसलमान अरब ताजिरों के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और बुतों की पूजा करने वाले हिंदुओं को मुशर्रफ व इस्लाम किया। इब्तदाई दौर के अरब ताजिरों की आमदोरफ्त की वजह से यहाँ पर मुसलमानों के कल्चर की निशानियाँ भी हम मिलती हैं। उनकी ज़बान में अरबी के अल्फाज भी हैं और ये लोग बिरयानी बिल्कुल शुमाली हिंद के मुसलमानों की तरह बनाते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जनूबी हिंद में शुमाली भारत की निस्बत तालीम का मेयार बहुत बुलंद है। अंग्रेज़ी हर स्कूल में पहली जमात से पढ़ाई जाती है। तमिल तेलुगु ज़बान के साथ हिंदुस्तानी उर्दू भी बोलते हैं। यहाँ के लोग अंग्रेज़ी आम बोलते हैं। अगर कोई मद्रासी उर्दू नहीं जानता तो वो आपसे अंग्रेज़ी में बात करेगा। खाना खाने के बाद हम पांडिचेरी के बाज़ारों में इधर उधर फिरते रहे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हमें ठहरने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करनी हो कि जो बंदरगाह के करीब हो और जहाज़ हमें देखने
वाले ज़्यादा लोग ना हो। कमांडो औरंगजेब ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? मुझे मालूम था कि मद्रास में मद्रासी मुसलमानों की 3-4 सराएँ हैं जहाँ मुसाफिर आकर ठहरते हैं। इन इलाकों में अभी तक सराओं का वजूद बाकी था। शायद ये कदीम अरब ताजिरों की वजह से था जो बसरा और बगदाद से आकर यहाँ सराओं में आकर ठहरते थे। मद्रास में एक सराय थी जिसका नाम सराज सराय था। मैंने इस सराय में 3 दिन गुजारे थे। ये सस्ती भी होती हैं और आमतौर पर मजदूर पेशा लोग आकर 2-3 दिन ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। मैंने कमांडो औरंगजेब से जब सराय का जिक्र किया तो वो हैरान होकर कहने लगा, ये शहर तो बड़ा मॉडर्न लगता है, यहाँ सराय हमें कहाँ मिलेगी? मैंने इसे सारी बात समझाई और तो कहने लगा, क्या हमें कोई ऐसी वैसी सराय मिल जाएगी जो शहर से बाहर भी और बंदरगाह के करीब हो? मैंने कहा, अगर मिल गई तो बेहतर है, तलाश कर लेते हैं। अगर ना मिली तो दोनों 1-2 दिनों के लिए शहर के अंदर किसी सराय में ठहर जाएंगे। सराय पर मैंने इसलिए ज़ोर दे रखा था वहाँ का किराया सस्ता होता है। होटल इन शहरों में बड़े महंगे होते हैं और होटलों में आमतौर पर खुफिया पुलिस के आदमी ज़रूर मंडरा रहे होते हैं। पांडिचेरी शहर हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था। जनूबी हिंद की फ़िज़ा, इन लोगों की ज़बान मेरे लिए अजनबी नहीं थी। बाज़ार अजनबी थे। हम चलते चलते एक चौक में आकर खड़े हो गए। बाज़ारों में रिक्शा टैक्सियों के अलावा बैलगाड़ियाँ भी चल रही थी। इन बैलगाड़ियों में रिक्शा टैक्सी की तरह सवारियाँ बैठती थी। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, तुम यहीं 1 मिनट ठहरो। सामने पान सिगरेट की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ खम्भे के पास एक दुबला पतला नौजवान सफ़ेद कमीज़ पतलून पहने खड़ा शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसके पास जाकर यूँ ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया। अगर मुसलमान निकला तो अच्छा। इत्तफाक से वो मुसलमान ही था। उसने वालेकुम अस्सलाम कहकर मेरी तरफ देखा। मैंने उससे अंग्रेज़ी में पूछा, यहाँ कोई सराय मिल जाएगी जहाँ रात गुजार सकूँ? उसने अंग्रेज़ी में पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने जवाब दिया, पंजाब से पांडिचेरी शहर की सयाहत के लिए आया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि किसी होटल में ठहर सकूँ। मुझे जालंधर में किसी ने बताया था कि मद्रास और पांडिचेरी में ऐसी सराय मिल जाती हैं जिनका किराया सस्ता हो। वो लड़का बोला, पांडिचेरी में 3 सराय हैं, इन तीनों को मुसलमान चलाते हैं। मैंने कहा, अगर कोई सराय समंदर के करीब मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, समंदर की भी सैर हो जाएगी। कहने लगा, तो फिर अच्छा ऐसा है कि यहाँ से तुम पांडिचेरी की जेटी को जाने वाली बस में सवार हो जाओ। कंडक्टर से कहना तुम्हें रायल सिनेमा के स्टॉप पर उतार दे। रायल सिनेमा के पीछे नारियल के दरख्तों वाला एक बाज़ार है, वहाँ अशरफिया सराय है। ये सराय समंदर के करीब भी और वहाँ किराया भी बहुत कम है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सारी बात कमांडो औरंगजेब को जा बताई। हम वहीं से एक बस में सवार हो गए। मैंने बस कंडक्टर को बताया, हमें रायल सिनेमा वाले स्टॉप पर उतार दे। हम रायल सिनेमा के बस स्टॉप पर उतर गए। उसके पीछे आया तो एक कुशादा बाज़ार था जिसके फुटपाथ के साथ साथ ऊंची ऊंची छतरियों वाले नारियल के दरख्त हवा में लहरा रहे थे। ये शाम की हवा थी जो समंदर की तरफ से चल रही थी। हवा में समंदर की नमी ख़ास तौर पर महसूस हो रही थी। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हम समंदर के करीब आ गए हैं, अब अशराफिया सराय तलाश करते हैं। बाज़ार में दुकानें खुली थीं, शॉपिंग स्टोर्स भी थे। बेद और बांस के फर्नीचर की बड़ी बड़ी दुकानें थीं। रेस्तोरां भी थे जिनमें बत्तियां रोशन हो गई थी। तमिल फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सांवली, गहरी सांवली काली लड़कियां और औरतें साड़ियों में मलबूस आ जा रही थीं। पतलून कमीज़ वाले आदमी भी थे और ऐसे मजदूर टाइप आदमी भी थे जिन्होंने सिर्फ बनियान पहने हुए थे और धोतियाँ जिन्हें लुंगी कहा जाता है नीचे से उठाकर घुटनों पर बांध रखी थी। काफ़ी आगे जाकर मैंने एक वीडियो की दुकान से अशराफिया सराय का पूछा। यह सराय वहाँ से करीब एक गली में थी। गली काफ़ी कुशादा थी। एक पोसीदा सी पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर उर्दू और तमिल ज़बान में अशराफिया सराय का छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। देवड़ी में तख्तपोश पर एक सफ़ेद खशखशी दाढ़ी वाला गहरे सांवले रंग का बूढ़ा देहाती धोती और बनियान पहने बैठा हुआ था। छोटी सी संदूकची उसके पास थी। मैंने जाकर सलाम किया तो उसने खुश होकर वालेकुम अस्सलाम कहा और तमिल ज़बान में पूछा। मैंने शिकस्ता हिंदुस्तानी में कहा, मैं तमिल नहीं जानता। तो वो मुस्कराकर उर्दू में बोला, तो फिर उर्दू में बात करो। हम दोनों उर्दू जानते भी थे। मैंने कहा, हम 2 दोस्त पंजाब के शहर माली कोटला से आए हैं। हम मुसलमान हैं, पांडिचेरी की सैर का इरादा लेकर निकले थे। आपकी सराय में कोई सस्ता कमरा मिल जाएगा? बड़ा मद्रासी कहने लगा, बाबा यहाँ सब कमरों का किराया एक ही है। तुम बोलो 1 कमरा लोगे या 2 लोगे? मैंने कहा, हमें 1 कमरा ही काफ़ी रहेगा, सिर्फ इसमें एक फालतू चारपाई की ज़रूरत पड़ेगी। वो बोला, वो हम डाल देंगे। फिर इसने संदूकची में से एक कापी पेंसिल निकाली और बोला, नाम बताओ। मैंने अपना और कमांडो औरंगजेब के मुसलमानों वाले फ़र्जी नाम बताए। उसने कापी पर लिख लिया और कापी बंद करके कहने लगा, 1 कमरे का दिन रात का किराया 5 रुपये होगा। तुम कितने रोज़ ठहरना चाहते हो? मैंने कहा, 1 हफ़्ता तो ज़रूर ठहरेंगे। पांडिचेरी बड़ा शहर है, इसकी सैर करने में इतने दिन तो लग जाएंगे।
तो फिर ऐसा करो, 1 हफ्ते का किराया अदा कर दो, मैं तुम्हें साफ़ सुथरा बिस्तर भी लगवा दूंगा और नहाने के लिए अच्छा साबुन तौलिया भी दूंगा। वो हंस रहा था। मैंने जेब से 30 रुपये निकाल कर उसे दिए और कहा, ये 30 रुपये आप अपने पास रखें, अगर हम इससे पहले भी चले गए तो आपसे कुछ वापस नहीं लेंगे। बूढ़े ने रुपये संदूकची में डालकर इसे ताला लगाया और उठकर हमारे साथ आ गया। वो हमें बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में ले आया, जिसकी दीवार का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। वहाँ पहले से एक चारपाई पड़ी थी। बूढ़ा, जो सराय का मालिक ही था, बाद में जिसने अपना नाम हाजी अब्दुल रज़ाक बताया, कहने लगा, मैं अभी दूसरी चारपाई डलवा देता हूँ, गौसल खाना नीचे अंदर वाले सहन में है, मैं तुम्हें एक तौलिया और साबुन भी भिजवा देता हूँ, हम अपने मुसलमान भाइयों का बड़ा ख्याल रखते हैं। सराय का मालिक हाजी अब्दुल रज़ाक जब चला गया तो कमांडो औरंगजेब ने खिड़की से दूसरी तरफ झांक कर देखा और कहने लगा, इधर तो गली में कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। मैंने कहा, ये कचरा गली होगी, लोग मकानों का कूड़ा खिड़कियों में से गली में फेंक देते हैं, कारपोरेशन का टब उठा कर ले जाता है। कमांडो औरंगजेब और मैं इस खिड़की पर आ गए जो सराय के दरवाजे की जानिब खुलती थी। नीचे कुशादा गली में लड़के बांस के बने हुए फुटबॉल से खेल रहे थे। हाजी रज़ाक की हिदायत पर मुलाजिम चारपाई लेकर ऊपर आ गया और इसके साथ साफ़ सुथरे 2 बिस्तर भी थे। हमने चारपाइयों पर बिस्तर बिछा दिए। इस दौरान रात हो गई और औरंगजेब कहने लगा, ठिकाना तो हमें मुनासिब मिल गया है, अब हमें ये मालूम करना है कि बंदरगाह कहाँ है और बंदरगाह से जियागामी की वो खाड़ी कितनी दूर है जहाँ जहाज़ खड़े हैं। मैंने कहा, हम ये काम अगर हम दिन के वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रात को हम किसी भी पोजीशन को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकेंगे। चुनांचे हमने सुबह सूरज निकलने के वक्त अपने टारगेट का सर्वे करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठे अपने मिशन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। खाना हमने बाज़ार के रेस्टोरेंट से खा लिया था। 10 बजे रात तक हम मिशन के इम्कानात और अंदेशों पर गौर व फिक्र करते रहे, उसके बाद सो गए। सुबह उस वक्त बेदार हुए जब गली से एक ट्रक शोर मचाता हुआ गुजरा। पहले मेरी आँख खुली, इसके साथ ही कमांडो औरंगजेब भी उठ खड़ा हुआ। ये ट्रक था? हाँ। मैंने उठकर खिड़की में से बाहर झाँक कर देखा, शायद कचरा उठाने वाला ट्रक था। गली में खंभों की बत्तियाँ रोशन थी। इन रोशनी में मुझे ट्रक का पिछला हिस्सा बाजार की तरफ घूमते नजर आया और मैंने औरंगजेब से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सूरज निकलने से पहले समंदर पर पहुँच जाना चाहिए। रात को हमने पांडिचेरी की बंदरगाह की सिमत मालूम कर ली थी। 5 मिनट बाद मैं और कमांडो औरंगजेब रात के लम्हा ब लम्हा गायब होते अंधेरे और दम बदम बढ़ती हुई दिन की रोशनी में सराय की देवड़ी में से निकलकर बंदरगाह को जाती हुई सड़क पर रवाना हो गए। कोई 3-1 फर्लंग चलने के बाद हमें कुछ फासले पर पानी की स्याह चादर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। उसके एक जानिब किनारे पर दूर तक रोशनियाँ चली गई थी और इन रोशनियों का अक्स पानी में झिलमिला रहा था। औरंगजेब कहने लगा, हमें यहाँ रुककर दिन निकलने का इंतज़ार करना चाहिए, हम अंधेरे में किसी गलत जगह नहीं जा सकते। फौजी असलाह से लदे हुए ट्रकों जहाज़ों की वजह से कोटे के इंतजाम सख्त होंगे। हम एक जगह नारियल के दरख्तों के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद आसमान पर रोशनी के धारे फूटने लगे। ये सूरज तुलू होने के पहले की रोशनी थी। समंदर इस सुनहरी रोशनी में आग की तरह से चमक रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये मलगजी रोशनी सूरज के तुलू होने के बाद दिन के उजाले में तब्दील हो गई। अब हमारे सामने सारा मंजर वाज़ेह था। हमने देखा कि जिस तरफ रात की रोशनी नजर आ रही थी, इस तरफ 10-12 बड़े बड़े समंदरी जहाज़ खड़े थे। इनके आगे समंदर का किनारा नारियल के दरख्तों के झंडों में दूर तक चला गया था। दाएं जानिब भी छोटे बड़े जहाज़ खड़े थे जिनके करीब से होकर स्टीमर गुजर रहे थे। एक जगह छोटी सी इमारत थी जिसके ऊपर कोई झंडा लहरा रहा था। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये बंदरगाह की इमारत है। हमें मालूम करने है कि जियागामी की खाड़ी किस तरफ है। वहाँ 2 चट्टानें सबसे बड़ी निशानी है, यहाँ से उठकर उस तरफ चलते हैं। जहाँ हम बैठे थे वहाँ कोई इंसान नहीं था। ज़रा आगे समंदर के रेतीले किनारे पर चलते गए तो कुछ झोंपड़े नजर आए। उनके सामने समंदरों के पानियों में छोटी छोटी कश्तियाँ बल्लियों से बंधी हुई थी। काले काले चंद एक माहीगीर भी बैठे आपस में बीड़ियाँ पीते हुए बातें कर रहे थे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, मेरा ख्याल है कि ये मल्लाह हैं, इनसे कश्ती लेकर समंदर की सैर करते हैं। इस तरह हमें दूर समंदर में जाने का मौका मिल सकेगा। हमने मल्लाहों से एक कश्ती किराए पर ली। मल्लाह ने कहा, कश्ती खुद चलाएगा। हमने कहा, कोई इतराज़ नहीं। हम दोनों कश्ती में बैठ गए। तामिल मल्लाह ने, जिसने सिर्फ घुटनों पर लुंगी पहन रखी थी, कश्ती में बैठकर चप्पू चलाते हुए कश्ती को किनारे से निकालकर समंदर में ले आया। वो किनारे से कुछ फासले पर कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता एक जानिब चलाने लगा।
उसे मालूम था कि जो लोग समंदर की सैर को वहाँ आते हैं इन्हें किस तरफ ले जाना होता है। हम आपस में पंजाबी ज़बान में बातें करने लगे ताकि तमिल मद्रासी हमारी गुफ्तगू समझ ना सके। मैंने मल्लाह से हिंदुस्तानी उर्दू में कहा, इधर वाला जो जहाज़ बाजू में खड़ा है इसकी तरफ जाने को क्या मांगता है? मुझे याद है मैंने इससे भी ज़्यादा गलत सलत उर्दू में तमिल मल्लाह से बात की थी। वो बोला, उसकी उर्दू तो मुझे याद नहीं रही, इसका मतलब ये था कि मुझे इस तरफ नहीं जा सकता, इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं। हम समझ गए वो सिक्योरिटी का एरिया है। मैंने मल्लाह से पूछा, अच्छा तो फिर इन दख्तों की तरफ ही हमें ले जाओ, हम ज़रा दूर तक सैर करना चाहते हैं, हम बंगलोर से यहाँ सैर करने ही आए हैं। उसके साथ ही मैंने 5 रुपये का नोट निकाल कर इसे दिया। 5 रुपये का नोट लेकर वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा, ठीक है साहब, हम तुमको इधर की सैर कराएगा। मालूम हुआ इस तरफ जाने की बेमानियत थी, मगर मल्लाह हमें समंदर में एक चक्कर काट कर किनारे के नारियल के झुंडों के पास ले आया। यहाँ हम किनारे पर उतर कर नारियल खाने लगे। समुद्री जहाज़ हमारे दाएं जानिब कुछ फासले पर समंदर में लंगर अंदाज थे। उनके मस्तूलों पर अपने अपने मुल्कों के झंडे लहरा रहे थे। कई जहाज़ों पर वायरलेस के एंटीने भी नस्ब थे। इनमें से एक जहाज़ ऑयल टैंकर था, जिस पर बड़ी बड़ी किरणों की तरह के 2 ऊंचे ऊंचे आहनी दरवाजे बने हुए थे। इन जहाज़ों के पीछे पांडिचेरी की बंदरगाह की इमारत का ऊपर वाला हिस्सा साफ नजर आ रहा था, जिस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, वो जहाज़ कहाँ हैं जिनकी हमें तलाश है? मैंने अपने अकब की तरफ देखा। इधर समंदर का किनारा कुछ दूर आगे जाकर बाएं जानिब को घूम रहा था। मैंने पंजाबी में ऐसे कहा, मेरा ख्याल है कि वो जहाज़ इस तरफ होंगे। औरंगजेब भी इधर देखने लगा। हम कश्ती में बैठ गए और मल्ला से दूसरी तरफ चलने को कहा। बोला, साहब इधर को नहीं जाना मांगता। उसका मतलब था कि इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने तमिल मल्लाह को जेब से 5 रुपये का एक और नोट निकाल कर देते हुए कहा कि वो हमें दूर दूर रहकर ही इस तरफ समंदर की सैर करा दे। तो वो तैयार हो गया। उसने कश्ती को समंदर में उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ समंदर नारियल के दरख्तों के अकब में मुड़ जाता है। जैसे हमारी कश्ती इधर आगे समंदर में जाकर एक जानिब मुड़ी तो हमें कुछ दूर समंदर में 2 बड़ी बड़ी चट्टानें नज़र आने लगी। इन चट्टानों की दूसरी जानिब 2 बहरी जहाज़ खड़े थे, जिनके कुछ हिस्से हमें नज़र आ रहे थे। मैंने औरंगजेब से पंजाबी ज़बान में कहा, मुझे यकीन है औरंगजेब, यही हमारा टारगेट है। कमांडो औरंगजेब भी इन चट्टानों और इनके अकब में खड़े जहाज़ों की तरफ देख रहा था। कहने लगा, अब इसकी तस्दीक कैसे होगी कि यही इसराइली जहाज़ है? इससे पूछो कि इस तरफ जियागामी खाड़ी कहाँ है। जब मैंने मल्लाह से जियागामी खाड़ी के बारे में पूछा तो इसने चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जियागामी का खाड़ी इस चट्टान के पीछे है। मैंने इससे पूछा, ये किस मुल्क के जहाज़ है? बोला, मालूम नहीं साहब, पर हमें इस तरफ जाना नहीं मांगता, बस हम आगे नहीं जाएगा।